ग्लोबल वार्मिंग जो अर्थ का सरफेस टेम्परेचर बढ़ रहा है उसके बहुत सारे कारण हैं। उसमें एक है कि पॉपुलेशन जो बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो प्रोडक्शन जो है वो भी बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि डिमांड बढ़ रही है। तो उसकी वजह से क्या है कि जब हम जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा गाड़ियाँ यूज़ करेंगे, उतना पोल्यूशन होगा, उतना ही ज़्यादा फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूज़ करेंगे, फॉरेस्ट को काटेंगे, डिफोरेस्टेशन करेंगे, तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। तो अल्टीमेट जो है पॉपुलेशन की बढ़ने की वजह से जो है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, एक तो कारण है बड़ा अल्टीमेट। इसके अलावा बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल जैसे कोयला, ऑयल, पेट्रोलियम वगैरह हो गया या नेचुरल गैस हो गया, उनकी बर्निंग से जो ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन होता है उसकी वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग होती है। पावर प्लांट्स में जैसे कोयला वगैरह, थर्मल पावर प्लांट्स हैं जो कोयला जलाते हैं तो वहाँ से ग्रीन हाउस गैसेज निकलती हैं, तो उसकी वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग होती है। और इंडिया में भी आज भी सबसे ज़्यादा जो पावर जनरेशन करते हैं हम वो यूजिंग जो है वो थर्मल पावर प्लांट्स यूज़ करके ही पावर जनरेट करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन जो है गाड़ियाँ चलाते हैं, चाहे ऑटोमोबाइल्स, एयरक्राफ्ट या रेलवेज, उसके थ्रू भी जो है यह ग्लोबल वार्मिंग होती है जब जो ग्रीन हाउस गैसेज ऐड हो रही हैं इनके थ्रू। इंडस्ट्रियल प्रोसेस में जो है मैन्युफैक्चर ऑफ चाहे सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इसकी वजह से बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो एमिशन होता है उनका, और उसकी वजह से ये क्या करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा जो एरोसोल में जो खासकर रेफ्रिजरेटर्स में और एयर कंडीशन में जो हम पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज़ करते थे और क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज़ होती थी इनसे, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ग्रीन हाउस गैस है, तो उसकी वजह से भी अर्थ का जो टेम्परेचर बढ़ता था, ग्लोबल वार्मिंग होती थी। इसके अलावा जो पैडी फील्ड्स में नेचुरली जो है मीथेन रिलीज़ होता है, जब वेस्ट जो सॉलिड वेस्ट पड़ा होता है वहाँ से भी जो एनारोबिक बैक्टीरिया हैं वो जब डिकम्पोजिशन करते हैं और मीथेन जैसी गैसेस को रिलीज़ करते हैं, और मीथेन क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन जो कर रहे हैं, जंगल का काट रहे हैं, चाहे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाने के लिए, रोड निकालने के लिए, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन के लिए, या प्रोडक्ट्स उसके यूज़ कर रहे हैं, लकड़ी, फ्यूल वुड, तो जो डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं उसकी वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग होती है। क्योंकि फॉरेस्ट एक तो हमें हम क्या करते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज को ऑब्जर्व करते हैं हमें, और क्या करते हैं, ऑक्सीजन भी देते हैं, तो इनकी डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट क्या है कि इफेक्ट्स क्या पड़ते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग से क्या है, जो पोलर आइस हैं, आइस कैप्स हैं, वो मेल्ट हो जाएंगी। जैसे ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो साउथ पोल में जैसे अंटार्कटिका में वहाँ पर पूरे तरीके से बर्फ़ जमी हुई है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो चाहे माउंटेन्स एरिया हो, हिमालयज हो, या नॉर्थ और साउथ पोल हो, वहाँ पर जो आइस है क्या हो, मेल्ट कर रही है तेज़ी से, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है जब से। तो ये जब मेल्ट कर जाएगी तो उसकी वजह से फिर नेक्स्ट क्या होगा कि जो एक तो जो पोलर आइस है मेल्ट कर जाएगी, तो वहाँ पर जो एनिमल्स वगैरह हैं वो उनके लिए भी कंडीशन सूटेबल नहीं रहेगी रहने के लिए। तो इसके अलावा क्या होगा, जब पोलर आइस कैप जो है वो मेल्ट कर जाएंगे तो जो ग्लोबल सी लेवल है, समुद्र का लेवल है, वो बढ़ जाएगा, क्योंकि सारा का सारा बर्फ़ का पानी आकर समुद्रों में आ जाएगा, तो समुद्रों का पानी बढ़ जाएगा, एक चीज़ होगी। उसकी वजह से आइलैंड जो हैं वो जो समुद्र के आस बीच में जो पड़ते हैं, पोर्शन एरियाज़ पड़ते हैं, लैंड एरिया, वो डूब जाएंगे। और कोस्टल एरिया में भी जो सिटीज़ हैं, बहुत सारी पॉपुलेशन रहती है जिनमें, चाहे मुंबई हो या बड़ी बड़ी जो शहर हैं, वो भी क्या होंगे, डूब जाएंगे। जो बांग्लादेश जैसे कंट्रीज़, मालदीव वगैरह, वो भी डूब जाएंगे। तो क्योंकि मिलियंस ऑफ पीपल यहाँ पर को उनको रीलोकेट करना पड़ेगा, दूसरी जगह जाना पड़ेगा। इसके अलावा जो है कोस्टल एरियाज़ में फ्लडिंग हो गई, पानी से वो एरिया कवर्ड हो जाएंगे। तो हम ये देख पा रहे हैं कि अगर पोलर आइस कैप जो मेल्ट हो जाती हैं, या जो हिमालय वगैरह पे जो बर्फ़ है पिघल जाती है, तो सी लेवल राइज करेगा, तो ये जो एरियाज़ हैं, हम जो शहर देख रहे हैं जो समुद्रों के किनारे बसे हैं, वो पूरे तरीके से पानी में डूब जाएंगे। तो इसके अलावा क्या है कि क्लाइमेट चेंज होगा, कहीं सर्दियाँ लंबी होंगी या गर्मियाँ लंबी होंगी, ज़्यादा होंगी, कहीं सर्दी ज़्यादा होगी, इस तरीके की चेंजेस देखने को मिलेंगी। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है रिस्पॉन्सिबल। इसके अलावा क्या है, क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिलेंगे। उसमें क्या है कि सीजनल पैटर्न चेंज हो जाएगा, कोई सीज़न क्या है, कोई सीज़न लंबा होगा, कोई छोटा हो जाएगा, और गर्मियाँ चाहे लंबी हो जाएंगी, सर्दियाँ छोटी हो जाएंगी। इसके अलावा रेनफॉल पैटर्न, कहीं ड्राट सूखा पड़ेगा, कहीं फ्लड्स आएंगे, ये देखने को मिलेगा। और स्पीशीज़ का एक्सटिंक्शन हो जाएगा जब ऐसी जगह पर जहाँ पर जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा
तो वो स्पीशीज़ अगर उस टेम्परेचर को बियर नहीं कर पाएंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये इमेज के थ्रू हम देख पा रहे हैं कि किस तरह के इफेक्ट्स पड़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग के। एक तो स्नो और रेनफॉल का पैटर्न चेंज हो जाएगा, कहीं ज़्यादा बारिश होगी, कहीं नहीं होगी, कहीं स्नोफॉल होगा, कहीं नहीं होगा, कोरल रीफ ख़त्म हो जाएंगे, डैमेज होंगे, सी लेवल राइज कर जाएगा, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा तो ज़्यादा हीट वेव्स आएंगी, ड्राट्स ज़्यादा बढ़ जाएंगे और वाइल्ड फायर जो है कि इंसिडेंस भी बढ़ेंगे, ओशंस वार्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या है जो वार्म ओशन में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे या शिफ्ट होंगे टुवर्ड्स जो है कूलर एरियाज़ में। इसके अलावा प्लांट्स की लाइफ को भी जो है लाइफ साइकिल चेंज हो जाएगी, जहाँ शिफ्ट होना पड़ेगा नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ। और इसके अलावा जो है जो स्नो कवर्ड माउंटेन वो ख़त्म हो जाएगी, स्नो उन पर नहीं रहेगी। इस तरह के जो चेंजेस हैं वो देखने को मिलेंगे। और स्टॉर्म्स आएंगे, कहीं तूफान आएंगे, कहीं ड्राट होगा, कहीं फ्लड होगा, ये देखने को मिलेगा जब जो है ग्लोबल वार्मिंग होगी। तो ये इफेक्ट मिलेंगे। तो नेक्स्ट आता है हमारा कंट्रोल ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। कंट्रोल्स क्या हैं, कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? तो ग्रीन हाउस गैसेस को रिडक्शन कर सकते हैं हम किस के थ्रू? एफॉरेस्टेशन के थ्रू। बहुत सारे प्लांटेशन ड्राइव कर सकते हैं, प्लांट्स लगाकर हम क्या कर सकते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस जो निकल रही हैं उनको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं और ताकि ऑब्ज़र्व हो उनका रिडक्शन हो। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल एमिशंस निकलता है उनको भी हमें क्या करना होगा, रिड्यूस करना होगा। जो कुछ इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारा ऐसी मशीनरी को, इक्विपमेंट को भी मॉडर्नाइज करना होगा ताकि कम से कम वहाँ पर जो ग्रीन हाउस गैसेस निकलें। तो इसके अलावा जो है ट्रैफिक मैनेजमेंट करना पड़ेगा और रोड कंडीशन भी अच्छी करनी पड़ेगी। जितनी ही रोड कंडीशन ख़राब होगी, जितना ज़्यादा ट्रैफिक जाम होगा, उतनी गाड़ियाँ तो चलती रहेंगी और वो ज़्यादा तेल उनमें लगेगा और फ्यूल भी ज़्यादा लगेगा और पोल्यूशन भी ज़्यादा काज होगा। छोटे गियर में, फर्स्ट और सेकंड गियर में जब गाड़ी चलाते हैं ज़्यादा निकलता है। तो इस तरह के मैनेजमेंट भी करनी पड़ेगी, रोड की कंडीशन भी ठीक करनी पड़ेगी। इसके अलावा क्या है, जैसे कोयला है जिसमें कि सल्फ़र जैसे कंटेंट होते हैं जो कि ज़्यादा पोल्यूट करते हैं, उनकी जगह हम अनलीडेड फ्यूल यूज़ प्रेफर करना पड़ेगा हमें, और सल्फ़र को भी रिमूव करना पड़ेगा कोल से, और बाकी जो पोल्यूटेंट गैसेस है वो रिमूव, और जो फ्यूल है उसको क्लीन करना पड़ेगा। ये चीज़ है। इसके अलावा क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा ना निकलें, इसके लिए अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी हमें यूज़ करनी पड़ेंगी, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, या हाइड्रो पावर। ऐसी एनर्जीज़ को हमें ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग पे काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी। इसके अलावा हमें कुछ लॉज, स्ट्रॉन्ग लॉज और एक्ट बनाने पड़ेंगे ताकि ग्लोबल वार्मिंग को हम कम्बैट कर सकें। तो इसमें हमने बनाया भी है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 जो हमने बनाया है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो है वो हमने फ्रेम किया है ताकि इस तरीके की जो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह जो हो रहे हैं उसको कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा जो है इंटरनेशनल लॉज कॉन्फ्रेंस और कोऑपरेशन जो ट्रीटीज़ भी हुई हैं, इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी चल रहा है ताकि ग्लोबल वार्मिंग को किस तरीके से कम किया जाए, वो भी कर रहे हैं। इसमें क्योटो प्रोटोकॉल एक बहुत बड़ी जो है एग्जांपल है जिसको ग्लोबल वार्मिंग के लिए, स्पेशली ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करने के लिए ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी। और 1997 में ये मीटिंग हुई थी, कहाँ, क्योटो, एक शहर है जापान में जहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, जहाँ से इसका नाम पड़ा क्योटो प्रोटोकॉल। जापान में हुई है ये क्योटो प्रोटोकॉल और 1997 में हुई थी, जिसमें ये डिसाइड किया गया था कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनको रिड्यूस करना है जो निकल रही हैं खासकर। और बहुत सारी जो कंट्रीज़ ने इसको अडॉप्ट भी किया था, रेटिफाई किया था। और ये पीरियड था जिसमें ये टारगेट रखा गया था 2008 से 2012 तक का जो है ये टारगेट था जिसमें इसको कंट्रोल करना था। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि एक्सटेंड करती है। ये शुरू हुई थी 1992 में जब अर्थ समिट हुआ था, तब ये डिसाइड किया गया था कि ग्रीन हाउस गैसेस का लेवल को भी कम करना है। उसी की वजह से जो है ये अर्थ समिट को UNFCCC भी कहते हैं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज अर्थ समिट, जो 19 इसमें ये डिसाइड किया गया था कि ग्रीन हाउस गैसेस को हम कंट्रोल करेंगे। और उसी की एक्सटेंशन में क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो जापान में 11 सितंबर 1997 में हुई थी। और ये 4th में कब हुई, 16 फरवरी 2000
2005 में इन फोर्स में ये आई। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है इसके जो कुछ ऑब्जेक्टिव थे UNFCCC के उसके अंडर आती है, और उसमें ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन को एटमॉस्फेयर में कैसे कंट्रोल किया जाए उस पर ये हुई थी। तो स्पेशली 6 ग्रीन हाउस गैसेस हैं जिसको लिस्टेड किया गया था कि इनको कंट्रोल करना है इस पर। तो इसमें ये कभी क्वेश्चन आता है क्योटो प्रोटोकॉल की वो 6 गैसेस कौन सी थी। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, वो जिसको हम लाफिंग गैस भी कहते हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये 6 गैसेस हैं जिनको कंट्रोल करने के लिए बात इसमें क्योटो प्रोटोकॉल में डिसीजन लिया गया था। इसके अलावा कोपेनहेगन भी हुआ अकॉर्ड हुआ 2009 में, और पेरिस एग्रीमेंट हुआ 2015 में। ये भी ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं या ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए कि ये एग्रीमेंट किए गए हैं, कॉन्फ्रेंस की गई हैं। तो पेरिस एग्रीमेंट जो है ये लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए ये भी की गई है। 196 पार्टीज थी इसमें, और इसमें क्या है कि ये ऑन 12 दिसंबर 2015 में ये हुई थी, और इन्फोर्स हुई है 4 नवंबर 2016 में इन्फोर्स में हुई है। 2015 में हुई थी, 2016 में ये इन्फोर्स में हुई है। इसका गोल ये है कि लगभग 2 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर हमें कम करना है, या फिर प्रेफरेबली जो है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो हमने कम करके प्री इंडस्ट्रियल लेवल तक हमने इसको लाना है। जब इंडस्ट्रियल लेवल जो हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उससे पहले जितना था उतना तक हमने इसको कोशिश करनी है लाने के लिए टेम्परेचर को। तो ये किया गया लगभग कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमने एवरेज कम करना बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, ये रखा गया था। इसके अलावा हम ग्लोबल वार्मिंग हम कर सकते हैं भाई अवेयरनेस और एजुकेशन के थ्रू भी। तो जैसे कि हम पढ़ते हैं कि चाइनीज़ की परसेप्शन है कि अगर हम 1 साल के लिए प्लान कर रहे हैं तो प्लांट राइस, अगर हम 10 सालों के लिए प्लान कर रहे हैं तो प्लांट ट्रीज, और अगर हम आने वाले 100 सालों तक प्लान कर रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, एजुकेट करना होगा लोगों को और अवेयर करना होगा, ताकि जो है इन ऐसी जो इन्वायरमेंट पर इफेक्ट डालने वाली चीज़ें हैं जो उनको कंट्रोल किया जा सके। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, कॉजेज, इफेक्ट्स एंड कंट्रोल मेजर्स। थैंक यू।